लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हम एक खास विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और हमारे साथ साथ हैं श्री अखिलेंद्र जी, अखिलेंद्र प्रताप सिंह। आप इनके चेहरे से परिचित हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति के भाष्यकार हैं, टिप्पणीकार हैं। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज का विषय मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, पर आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि ये जो जाति जनगणना का की बात नीतीश कुमार ने की है और जिसके ऊपर सारे देश में बहस चल रही है और खासकर जो सवर्ण है, प्रेस है या लोग हैं, वो इससे बहुत परेशान हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। केसी त्यागी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मरा हुआ वीपी सिंह इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये लोगों ने सोचा नहीं था। और अब लगता है कि जो वीपी सिंह ने मॉडल कमीशन का सिद्धांत लागू किया था, उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी है बिहार में। और वो नीतीश कुमार की चुनौती लगभग हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने या सरकार के सामने एक विकराल रूप लेके खड़ी हो गई है। तो इस जाति जनगणना के सवाल के ऊपर मैं आपकी राय भी चाहता हूं, आपका विश्लेषण भी चाहता हूं। अखिलेंद्र जी। संतोष जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आज, बिल्कुल। क्योंकि मैं इस सवाल पर जो बिहार में जाति सर्वे रपट आई है, इस पर मैं बात करने के पहले मैं एक जो थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालना चाहेंगे। जरूर। देखिए, फांसीवाद के विरुद्ध दो विजेता उभर के आए थे दुनिया के रंगमंच पर। एक विजेता था पूंजीवाद और दूसरा विजेता था समाजवाद। पूंजीवाद ने बहुत तेजी से अपनी कमजोरियों की शिनाख्त किया और उसके दुरुस्तीकरण में वो लग गया। समाजवाद जहां था उसी से संतुष्ट हो गया, अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। वह एक अलग विषय है, कभी उस पर हम बात करेंगे। समाजवाद के पराभव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि उस समय अगर वो झांकने की कोशिश करता और जो नई राजनीतिक व्यवस्था लाई गई इस दुनिया के पैमाने पर, उससे अगर कुछ ले करके अपना डेवलप किया होता तो कुछ और बात होती। वह वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जिसमें पूंजी की प्रधानता थी, लेकिन लोगों के पार्टिसिपेशन और उनकी डेमोक्रेसी के लिए रास्ता खुल गया और वो धड़ल्ले से दुनिया में सन 70 तक चला। 70 तक उसमें कोई क्राइसिस नहीं दिखी और उसने उसको रिजॉल्व किया। ये अलग बात है कि आप 60 और 70 के दशक में जो युवा थे, आम लोग थे, इससे विक्षुब्ध थे और वो पूंजी की प्रधानता वाले वेलफेयर स्टेट को बदल करके एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था ले आना चाहते थे। यूथ मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, हम लोगों के ऊपर भी जब यूनिवर्सिटी में आए तो हम लोगों के ऊपर उसका प्रभाव था। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अमूमन जो बहसें थी, केवल जेएनयू में ही नहीं, मैं इलाहाबाद की बीएचयू की बातें बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की चर्चा होती थी जो अमूमन आज नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते। माओ और कुर्सियों का क्या विवाद था, इस तरह की बहसें जो उस दौर में हुई। तो लेकिन अगर आप ये देखिए, उस समय एक मुकम्मल बड़े बदलाव के लिए आंदोलन दुनिया के पैमाने पर और भारतवर्ष में भी चले। यहाँ एक तरफ नक्सलवाड़ी की भी शुरुआत हुई और दूसरी तरफ लोहिया जी ने। मैं उनके चरित्र पर कोई व्याख्या नहीं करने जा रहा, लेकिन जी। अपने अपने ढंग से यहाँ भी व्याख्या। अभी जब 80 के बाद हम देखते हैं कि पूरा परिदृश्य बदल गया। जो बड़े बदलाव की बात होती थी, अब उस बड़े बदलाव की जगह हम देखते हैं कि भागीदारी की बहस और पहचान का विमर्श धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
विचारधारा बैकडोर में जाने लगी। एक विचारधारा छोड़ दिया जाए जो बहुत चालाकी से आगे आ रही थी, राइट की विचारधारा आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से, और इसकी शिनाख्त बाला साहेब देवरस ने किया था। और समाजवादियों के विचारों को और खास तौर पर बैकवर्ड्स को कैसे भी ओवर किया जाए, ये उनके भी एजेंडे में आ गया था। महज ये बात जो लोग आज कहते हैं कि बैकवर्ड्स की इंजीनियरिंग अब हो रही है, ये बाला साहब ने ही करना शुरू कर दिया था और समाजवादियों से भी उनका संबंध भी बनाना शुरू किया था। यहां तक मैं देखता हूं कि दीनदयाल के बारे में डॉक्टर लोहिया भी जब लिखते हैं तो खारिज नहीं करते, कहते हैं नहीं, कुछ बात को गंभीरता से दीनदयाल ने लिखा। तो ये इस पृष्ठभूमि में जो हिस्सेदारी का प्रश्न चला, वो हिस्सेदारी का दौर अब तक मंडल के माध्यम से बहुत जोर पकड़ा और अब ये मंडल 1, मंडल 2 इस तरह की बहसें होती रहीं। लेकिन इसी हिस्सेदारी के दौर में एक राइट रिएक्शन की बहुत बड़ी फोर्स भी जनरेट हुई जो आरएसएस और बीजेपी के नाम से जानी जाती, और उसने मंडल के समय में जब बीपी सिंह थे तो उनको भी नहीं चलने दिया। कांग्रेस ने जो किया, लेकिन बीजेपी ने भी किस तरह से उसका मुकाबला किया। और फिर उन्होंने जो दलित बैकवर्ड बहुजन एक थीसिस आई, उसके जो नायक थे उनमें भी विभाजन कराने में, विभाजन तो उनके अपने अंदर के कारणों से हुए, क्योंकि कोई बहुजन थीसिस चल नहीं सकती थी, क्योंकि कोई उस बहुजन थीसिस का सीमेंटिंग पावर कौन था? दलित हो सकता था, और जो बैकवर्ड्स में पावर ग्रुप राइज किया था वो दलित लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर सकती थी। दलित दूसरे कारणों से हो सकता था। दलित बड़े पैमाने पर एक क्लास भी था, एक कास्ट भी था, लेकिन उसका जो क्लास और कास्ट था वो ओवरलैप करता। आप देखिए 93 में बना और 95 में आके वो बिखर गया और काशीराम जी अपने सिद्धांत को भी बदल दिए और काशीराम जी अब बहुजन की जगह सर्वजन की बात करने लगे। ये पूरा वो दौर देखिए, केवल हार यहाँ नहीं हुई राजनीति में, वैचारिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर। अभी ये जो भागीदारी के दौर में एक जो बड़ी ताकत बन के उभरी, वह एक फाइनेंस ग्लोबल कैपिटल ने उसको पिकअप किया, उस हिंदुत्व की ताकतों को पिकअप किया, जिसकी वजह से नहीं, ये तो मैं अब देखिए अभी ये हम कई बार आप मुझे कह चुके हैं, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट पे बने रहने तो कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व की ताकतों को उन्होंने पिकअप किया, डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद इसी जो नीतीश जी ने जांच अभी कराई है, 2005 से लालू को भी पीछे कर दिया गया और 18 साल में 14 साल तक बिहार की राजनीति में बीजेपी के ही समर्थन से नीतीश जी भी उसमें आए। अब यह सवाल आ रहा है कि क्या इस दौर का भी नारा हम लोग जातीय सर्वे रिपोर्ट को नेशनल बना के, जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी करके हिंदुत्व की ताकतों को परास्त कर सकते हैं? यह जो प्रश्न है इस समय का राष्ट्रीय विमर्श का प्रश्न है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने एक बार फिर से पूरी बहस को आरएसएस के खिलाफ एक उन्होंने माहौल पैदा किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस संदर्भ में मैं ये मानता हूं कि आज के दौर में इसकी उपयोगिता है, लेकिन बड़ी उपयोगिता ये है कि हमको हिस्सेदारी से आगे बढ़ के आज दो बड़े इश्यूज को एड्रेस करने हैं। बड़ा इश्यू हमारा ये है कि इस समय जो हमारे ऊपर पूंजी का हमला है, विदेशी पूंजी का हमला है, उसके विरुद्ध हमको आज के दौर में एक नए राष्ट्रवाद का निर्माण करना। आप अखिलेंद्र जी, आप अपने हमारा ये कहना है, नहीं अखिलेंद्र जी रुकिए और समता की मांग करनी होगी। हाँ, आप बताइए। नहीं रुकिए, नहीं बिल्कुल, मैंने जो सवाल पूछा आप उससे बिल्कुल अलग आप उस चीज पे जा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है उसके ऊपर मत कहिए।
मैं आपसे हाँ ये पूछ रहा हूं कि पूरी राजनीति बदली, वीपी सिंह ने जो मंडल का सिद्धांत लागू किया या जो आधार लागू किए और जिसमें पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी की बात की उन्होंने, ये वीपी सिंह ने पहले कहा था शिरकत का सवाल, कि सिर्फ उनको सम्मान देने से नहीं चलेगा, उनको शिरकत भी देनी चाहिए, ये उनके लफ्ज ठीक थे। बात। तो वीपी सिंह ने जो सिद्धांत लागू किया, तब तक बीजेपी में पूरी तरह से जिसको कहते हैं संभ्रांत लोगों का या बड़ी जातियों का कब्जा था बीजेपी में। मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संघ में भी हाँ अब वही हाँ, शुरू हो गया है। वीपी सिंह ने जो सिद्धांत लागू किया, उसका परिणाम है वो लागू किया उन्होंने 89 में या 90 में, वीपी सिंह ने मंडल। लेकिन 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की का चरित्र बदलने लगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हाथ में लगभग पहुंच गई। सब अपने को पिछड़ा साबित करने लगे। मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं फलानी जाति का हूं, फलानी जाति का हूं, लेकिन वो जाति वो पिछड़ों की ही बताते हैं। वो क्या है वो तो बात की चीज है, पर वो जहां जाते हैं अपने को पिछड़ों से ही जोड़ते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसने बीजेपी की पूरी संस्कृति, जो राजनीतिक संगठन है संघ का, उसकी संस्कृति बदल दी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ये जाति जनगणना की बात करके, तो मैं उसी को पूछ रहा हूं कि वीपी सिंह और सुप्रीम कोर्ट ने वीपी सिंह के सिद्धांत को पूर्ण बहुमत से, संवैधानिक बेंच ने उसको साबित किया कि वीपी सिंह का मंडल कमीशन सही था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस समय। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस समय वीपी सिंह ने जब ये सिद्धांत लागू किया, तो सवर्ण हुए, पार्टियां हुई, उनके खिलाफ आंदोलन चले, पूंजीपति हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की बात की, तो कोई शोर शराबा ना पार्टियों की तरफ से ना बड़ी जातियों की तरफ से हो रहा है, बल्कि सभी अपने को बचाने में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उस खाने में कैसे फिट हो। मेरा सवाल ये है, तो मैंने हाँ, इसीलिए बस केसी बस वही त्यागी का वही नाम वही लेके मैं कहा उसी कि वीपी हाँ, सिंह नहीं। आप देखिए, मैं इसलिए कह हम रहा हूं उसी कि पर मुद्दे बोलेंगे, पर, उसी पर मैं अपनी उसी पे बात बोलिए। उसी हाँ पर हाँ, हाँ, मैं उसी पर रख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं पृष्ठभूमि की इजाजत आपसे लेके कह रहा था, अब मैं नहीं वो कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लंबा हो गया ना देखिए, सर, वो मैं दूसरे ये एजेंडे कह पे रहा बात हूँ चली कि गई। बीपी सिंह ने जो राजनीतिक काम किया, देखिए बीपी सिंह क्यों पंडित नेहरू के बाद सबसे एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। बीपी सिंह ने जो सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी, उस सोसाइटी में उन्होंने ये देखा कि ये बड़े चेंजेस हुए हैं और पावर कुछ अपर कास्ट एलिटिज्म तक ही नहीं रहना चाहिए, इसको विस्तार दिया जाना चाहिए। और बीपी सिंह ने इसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कराया। और ये उस दौर में जबकि उनके उनके पास उतना बड़ा समर्थन आधार नहीं था, बीपी सिंह ने इस मामले में रिस्क लिया। तो महज इसलिए नहीं कि कुछ बीपी सिंह ने पॉलिटिकल टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे उनको दांव देने के लिए, नहीं। उनकी जो इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में समझ थी, उसमें उन्होंने यह समझा कि कांग्रेस से यह बहुत बड़ी कमजोरी हुई है और कांग्रेस को यह काम पहले ही कर देना चाहिए था। और उस काम को उन्होंने अपने जिम्मे में लिया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेस को उन्होंने बढ़ा दिया। हिंदुस्तान बड़े हिस्से को उन्होंने आत्मसात कर लिया। मुझे याद है लखनऊ में अंबेडकर महासभा ने एक सम्मेलन बुलाया था, उसमें वीपी सिंह जी भी थे, मैं भी आईपीएफ के प्रतिनिधि के बतौर, दो ही प्रमुख वक्ता थे। मैंने कहा सगुफेबाजी से समाज में इतने बड़े बदलाव नहीं होते। बीपी सिंह ने बहुत धीरज से सुना और उन्होंने जवाब दिया कि यह सगुफेबाजी नहीं है, यह रियल पॉलिटिक्स में जवाब है आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के विस्तार की जरूरत है। मैं इस बात को सहमत होते हुए भी हमने उसके लिमिटेशंस को जरूर व्याख्यायित किया। तो मैं ये कह रहा हूं बीपी सिंह इस मामले में पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कुछ इमीडिएट जरूरत के हिसाब से मंडल कमीशन को नहीं लागू किया,
ओवरऑल सोसाइटी के इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात को किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरएसएस यहीं से नहीं सीखा। मैं आपसे ये बात को अर्ज करना चाहता हूं, आप तो चंद्रशेखर जी के भी बारे में जानते हैं, जाट जी के भी बारे में। यह विमर्श बाला साहेब देवरस ने 70 में ही शुरू कर दिया। वो मैं मानता हूं, वो मैं मानता हूं। मैं मेरा के साथ रिश्ता बनाने का, इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग थे, सोशलिस्टों के साथ रिश्ता, बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ रिश्ता। ये बात बाला साहब ने जान लिया था। अखिलेश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पर मैं इस विषय पे ही नहीं हूं कि आरएसएस ने कहां से सीखा, क्या सीखा। मैं तो ये जैसे आरएसएस नहीं फिर सवाल समझिए। नीतीश जी वाले बारे में नहीं, फिर सवाल मैं उसी को खत्म कर दूं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी वाले में क्योंकि बीपी सिंह ने एक ऐतिहासिक सच को हिंदुस्तान में स्थापित कर दिया कि जो राइजिंग फोर्सेज हैं उनको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। आज नीतीश ने जब यह प्रश्न उठाया, जाति जो सर्वे रपट है उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने यह बात कॉमन सेंस की जब पॉलिटिक्स में रखी कि जब आप जनगणना कराते ही हैं तो एसटी एससी की जनगणना होती ही है तो ओबीसी की भी जनगणना हो जाएगी, तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। यह बात नीतीश ने जो पूरी बिहार की कमेटी को, विधानसभा को एकताबद्ध करके किया, इसका कोई अपोजिशन बीजेपी या कोई भी फोर्स नीतीश का नहीं कर सकती। उसको यह स्वीकार करना पड़ा। दूसरी बात देखिए, नीतीश ने 75% जो रिजर्वेशन की बात की, रियल में बैकवर्ड्स को तो उन्होंने 65% ही दिया। 10% जो रिजर्वेशन है वो तो जनरल कास्ट कैटेगरी की है। जनरल में कोई भी अपियर हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है। नीतीश ने 50 को 65 कर दिया। उसी रेशियो में उन्होंने एसटी का भी बढ़ा दिया, एससी का भी बढ़ा दिया, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस का भी बढ़ा दिया। तो इसमें इतना बड़ा रेजिस्टेंस का आधार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हुआ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात मान ही ली है, क्योंकि ये बार बार रुक रहा है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रुक रहा है। और यह भी लोगों ने जस्टिफिकेशन देख लिया कि जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर 10% जनरल कैटेगरीज को रिजर्वेशन देके 50 के टैग को हटा के 60 कर देते हैं, तो 10 अगर और 15 बढ़ जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा करने की स्थिति में आ गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक जनरल लॉजिकल सिचुएशन में सोसाइटी पहुंची है, नीतीश कुमार ने उसको एड्रेस किया है। तो चाह के भी कुछ लोग अगर विरोध करना चाहे तो उनको यह एहसास है कि इस पर समर्थन नहीं मिलेगा। इसीलिए बीजेपी नाना कहते हुए भी ये कहती है कि ये हमारा ही इनिशिएटिव है जो बिहार में हम नीतीश के साथ किए थे, आज वो फलीभूत हो। यहां तक मैं सहमत हूं। हाँ जी, मैं इसके साथ सवाल फिर एक खड़ा कर रहा हूं जिसका उत्तर आपसे चाहिए। वो ये कि मैं वीपी सिंह का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि वीपी सिंह तो 86 में चले गए हमारे बीच में से। 90 में इसको लागू करके मंडल कमीशन को, वो 86 में आकर के उनका देहांत हो गया। और उसके बाद इतने सालों तक उसका प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक हर पार्टी के भीतर का शक्ति संतुलन बदलने लगा और बैकवर्ड्स का और दलितों को महत्व हर पार्टी में मिलने लगा। हर पार्टी ढूंढ करके बैकवर्ड और दलितों को लेने लगी, जिसमें मैं दो प्रमुख पार्टियों का नाम ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस भी उसी दबाव में है। अब कांग्रेस में जो अपर कास्ट लीडरशिप थी, जिसको हम सोनिया गांधी के परिवार की लीडरशिप कहते हैं, उसको लेकर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हुए उनको भी उसी में आना पड़ा और आखिर
दिग्विजय सिंह की जगह खड़गे जी को उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। दिग्विजय सिंह सामाजिक तौर पर कितने भी चेतन हो, लेकिन राजपूत जाति के हैं। उनकी जगह उनको एक दलित को, खड़गे जी को बनाना पड़ा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी लीडरशिप मोदी जैसे लोगों को सौंपनी पड़ी और कांग्रेस को खड़गे जैसे लोगों को सौंपनी पड़ी, और बाकी पार्टियों में तो दबाव है ही। जैसे मायावती जी की दलितों की पार्टी है, वो कहती है कि हम दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, या अखिलेश के पास यादव हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरे समाज का जो एक चरित्र परिवर्तन हुआ है वीपी सिंह के उस सिद्धांत की वजह से, तो क्या कारण था कि 86 90 से लेकर के और 2006 तक उसका असर नहीं हुआ, लेकिन अचानक 12 के बाद या 14 के बाद ये असर राजनीति में दिखाई पड़ने लगा और राजनीतिक दलों के का शक्ति संतुलन बदलने लगा। और इस समय हर राजनीतिक दल में या तो दलित लीडर है या बैकवर्ड लीडर है। तो मैं इसका कारण जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं वही बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए 90 के बाद सोसाइटी एज सच की अनुभूति बदल गई। 90 के बाद देखिए बीपी सिंह ने कहा कि जो इंजन था उसको हमने डिब्बा बना दिया, जो डिब्बा था उसको इंजन में हमने तब्दील कर, हमने गोल मारा, पैर हमारा टूट गया। तो एक खास लेकिन हमने गोल मार दिया, पैर हमारा जरूर टूट गया लेकिन हमने गोल मार दिया। मैंने वो इस हिस्टोरिक इपॉक को पकड़ रहे थे कि भारतीय राज्य में, भारतीय समाज में जो अपर कास्ट का एलिटिज्म है, अभिजात्य वर्ग है, वह इस पूरी राजनीतिक संरचना को संभाल नहीं सकता। जो नया समूह पैदा हुआ है, उस नए समूह को यह जगह दी जानी चाहिए। तो विजनरी लीडर जो होता है, अगुआ जो होता है, वो आने वाले वर्षों को भांप लेता है। बीपी सिंह ने उसको भांपा। ये बात नहीं है कि बीपी सिंह जब इस बात को भांपे तो ये 14 के बाद ही नहीं फलीभूत हुआ है। जिग-जैग के साथ ये 90 के बाद शुरू हो गया। सभी लोग यह महसूस करने लगे कि अब बैकवर्ड्स का जो राइज है, या दलितों में जो नया एस्पिरेशन काशीराम ने पैदा किया, इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसको लेना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इनको फॉर ग्रांटेड जो कांग्रेस ले लेती थी या सेलेक्टिवली कुछ काम कर देती थी, उस सवाल को इस अनुभूति पर करीब करीब सभी राजनीतिक दल आ गए थे। अब ये अलग बात है कि उनकी संरचना में, पार्टी संरचना में वो कितना समायोजन कर पाए नहीं कर पाए, वो अलग बात। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो समाज का सबसे बड़ा डिप्राइव्ड हिस्सा था उसको उन्होंने पावर में लाया। लेकिन देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, केसी त्यागी जी वगैरह जो भी लिख रहे हैं वो एक अच्छी बात है, उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं बीपी सिंह के माध्यम से कहना चाहता हूं, वही बीपी सिंह जिन्होंने मंडल के सवाल पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वही बीपी सिंह जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर, किसानों के प्रश्न पर कह दिया कि जमीन हमारी है, किसी के बाप की नहीं, वही बीपी सिंह टोटलिटी में लिबरल इकोनॉमी के जो शुरुआती दौर में समर्थक माने जाते थे, 90 के दौर से एहसास करते हुए हम लोगों के साथ मिलके 2002 में संभवतः हम लोगों ने WTO से लेकर के सब सवालों पर लड़ाई लड़ी थी उनके साथ मिलके, जिसमें चंद्रशेखर जी भी थे, बीपी सिंह भी। बीपी सिंह ये समझ गए थे कि महज पावर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलने वाला है। इस पावर स्ट्रक्चर को इस लायक बनाना है कि यह अपना सॉवरेन स्टेटस भी बरकरार रखे। उनको ये खतरा था, ये जो विदेश की पूंजी कारपोरेट के साथ आ रही है, वह हमारी राजनीतिक संप्रभुता को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं बीपी सिंह से बाद के दौर में कोई नीतीश जी आए, कोई भी आए, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि वह विजन आज तक मुझे नहीं दिखा। यहां तक कि हमने एमएसपी का भी
एमएसपी जैसा इशू भी बिहार में लागू होते हुए नहीं देखा। आज भी हमने ये देखा जाति सर्वे रिपोर्ट में, यह भी मैंने यह नहीं देखा कि 4 लाख जो सैलरीड क्लास है, उस सैलरीड क्लास में किस वर्ग का, किस जाति की कितनी हिस्सेदारी। हमने बिहार में यह भी देखा कि महज 7% लड़के ही ग्रेजुएट हैं। मैंने बिहार में यह भी देखा, और इसके लिए केवल हम सामाजिक न्याय को दोष नहीं मानते। 18 साल से 14 साल तक नीतीश जो सरकार चलाए, इस सरकार चलाने के मुख्य घटक के रूप में बीजेपी रही है। ये बीजेपी का भी बहुत बड़ा फेल्योर है, जबकि सर्वे रिपोर्ट ने 2 बातें नहीं नोट की। कितना पूंजी का पलायन हो रहा है हिंदुस्तान से, बिहार से कितनी पूंजी भाग रही है, इस पलायन पर चुप है। और कितने मजदूर वहां से जा रहे हैं, इस पर भी चुप है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये बीपी सिंह का विस्तार नहीं है, बीपी सिंह की होलिस्टिक व्यू थी। देखिए, मैं कोई बीपी सिंह की पार्टी का नहीं था, मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूं। मैं नीतीश का विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश की बड़ी भूमिका है, लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका है, सामाजिक न्याय की बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं इन दलों की सीमाओं को भी जानता हूं। इनके सामने जो सबसे बड़ा आज के दौर की चुनौती है, वह हमारी राजनीतिक संप्रभुता को और समता, बंधुत्व और समानता के अधिकार को अक्षुण्ण रखने का है। यहां मैं वह जो बीपी सिंह में तेवर देखता था, जो समझ देखते थे, जो कटिबद्धता देखते थे, वह इन दलों के अंदर नहीं है। इन दलों में अभी वही पुराना रिदिम है कि कितनी हिस्सेदारी हो जाए। मैं कहता हूं कि कभी भी, ये ठीक है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन के एलिमेंट उनमें रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि बहुजन थीसिस से नहीं चलेगी। एक ऑल इंक्लूसिव हमको सोसाइटी बनाने के लिए सबको साथ लेना होगा। आरपीआई में भी उन्होंने ये दिखाया। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी की यह जो सर्वे रिपोर्ट है, इसको मैं उस लेवल पर नहीं देखता हूं जो मंडल कमीशन के दौर में था। इसको कंपेयर अगर कोई समाजवादी करता है, तो मैं समझता हूं इतिहास के प्रति वो आंख मूंदे हुए है। इससे बीजेपी से नहीं निपटा जा सकता। आज हमको ऑल कन्विंसिंग, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव एक एजेंडा लाना होगा, जिसमें हमारी खेती, हमारा उद्योग, हमारा रोजगार, हमारी पूंजी का पलायन और जो देश की पूंजी को बर्बाद करने वाली विदेशी पूंजी है, उस पर हमको नियंत्रण रखने वाली राज्य सत्ता की जरूरत है। और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय हमारे इस विकास का इंटीग्रल पार्ट है, जिसके साथ हम खड़ा हूं। इसीलिए मैं नीतीश के इस प्रश्न पर उनका समर्थन भी करता हूं, लेकिन मैं इसे आधा और अधूरा पाता हूं। ये मेरा कहना है। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, अब आखिरी आखिरी सवाल मेरा ये है इस विमर्श का, वो ये कि लागू हो गया मंडल कमीशन लागू, नीतीश जी ने एक स्थिति सामने ले आई और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भी बदल गई। लेकिन एक तथ्य बहुत बड़ा ये है कि जितने भी बड़े भ्रष्टाचार के मामले पिछले 15 साल में, 20 साल में सामने आए, उनमें ये जो नया बदलाव है लीडरशिप का, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग सामने नजर आ रहे हैं कि वो इसके हिस्सेदार हैं। उनके खिलाफ, कुछ के खिलाफ फैसला हुआ है, कुछ के खिलाफ आरोप लगे हैं और वो सफलतापूर्वक उन आरोपों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। एक, इस स्थिति में 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, 2024 के चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए मैं कोई अभी रणनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जो जनता के बीच में हूं, मैं उसी को देख रहा हूं। लोग यह अपेक्षा कर रहे हैं, पहली जो अपेक्षा है कि मोदी के बारे में हम लोग भ्रष्टाचार वगैरह की जो भी बात करें, वो मोदी के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं, उनके आचरण में और राजनीतिक व्यवहार में, उनके कहने में कम से कम एक
ईमानदारी होनी चाहिए। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ के उभरे थे और एक सरकार कांग्रेस की चली गई, वो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मामले में पकड़े गए हैं जो शराब नीति है, जो शराब का प्रश्न है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है एक सेशन का कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि 338 करोड़ रुपए का इसमें हेराफेरी हुई है, इसीलिए तो उन्होंने उनको जमानत नहीं दी। ऐसे लोग को अगर हम मोदी के विरुद्ध एक खड़ा करने का आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि जनता मोदी की तुलना में समग्रता में अगर देखा जाए तो ये कहीं स्टैंड नहीं कर पाए। इसलिए पहली सीख तो ये है, भ्रष्टाचार यह महज कह देने से कि भ्रष्टाचारियों को मोदी बचाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बचाया, जगह जगह बचाया, इतना पर्याप्त नहीं है। आपको दिखाना होगा कि आपकी जिंदगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती आरएसएस और बीजेपी ने पैदा कर दी है, आपकी जिंदगी ट्रांसपेरेंट है, जो आप कहते हैं वो करते हैं, आप कहीं से भ्रष्टाचार को मदद कहीं कर आपके व्यवहार से नहीं होता है। यह प्रामाणिकता आपको देनी पड़ेगी। दूसरी प्रामाणिकता आपको ये देनी पड़ेगी कि बीजेपी जो एक नस्ल की राजनीति कर रही है, उससे हम एक कमजोर राष्ट्र हो जाएंगे, जबकि आज परिस्थितियां बन रही हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र हो सकते हैं। इसलिए आपस में लड़ने की नीति पर अमल न किया जाए, सबको लेके चला जाए, जिसको हम अपने साथ जोड़े, समाहित करके चले। तीसरी बात यह भी लोग जानते हैं कि केवल नीचे का ही नहीं, सामाजिक न्याय भी, जस्टिस जो हमारे संविधान का प्रियम्बुल है, जो सिंबल है, जस्टिस को हमको लेके चलना होगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लोग चाहते हैं जिसमें नेशनलिज्म का भी झंडा हो। यह नेशनलिज्म एंटी पाकिस्तान, एंटी चीन वाला नहीं। लोग ये चाहते हैं कि गांधी जी वाला नेशनलिज्म, लोग ये चाहते हैं कि पंडित नेहरू के जमाने का, पटेल साहब के जमाने का यह नेशनलिज्म हो, जो अपने पड़ोस के साथ मित्रवत रहने के लिए वकालत करता हो, चाहे उसका नुकसान भी क्यों न हो जाए, लेकिन जो मुख्य खतरा पैदा किए हुए है ब्रिटिश साम्राज्य का, उसके खिलाफ लड़ने वाला। आज लोग ये चाहते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल को नकेल देने वाला भी एक राष्ट्रीय नेतृत्व हो। ये खुल नहीं रहा है, लोग समझते हैं पता नहीं संभव है कि नहीं संभव है, लेकिन ये अंदर में हर आदमी को देखिएगा एक राष्ट्रवाद की फीलिंग है लोगों, और इस तरह के राष्ट्रवाद से वो नहीं है, उस तरह के भी आदमी चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी हो जहां सबकी जेब में पैसा जाए, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, खेत में पानी मिले, खेत जो पैदा करे उसका वाजिब दाम मिले। इस तरह का एस्पिरेशन एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन और दलों के गठजोड़ में लोग चाहते हैं। ये अलग बात है कि यह संभव नहीं हो पाता, तो लोग अपने सेल में, अपनी परेशानियों में अंदर चले जाते हैं, एक नेगेटिव भाव हो जाता है, ये बदलेगा नहीं, ये सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैंने देश भर में देखा है, एक फीलिंग है कि एक डेमोक्रेटिक बड़ा महाज बने, एक डेमोक्रेटिक कोलिशन बने, जिस डेमोक्रेटिक कोलिशन में सामाजिक न्याय का भी प्रश्न हो, हिस्सेदारी का भी प्रश्न हो, लेकिन लोगों के जीवन के जो मौलिक प्रश्न है वो मौलिक प्रश्न भी हो। लोग चाहते हैं कि हमारी संप्रभुता बचे, लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो हमारी यह एक जो संविधान की, हम एक राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन की जो देन है वह आगे बढ़े। यह फीलिंग कम नहीं है। इस सब को अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लोग धीरे धीरे इससे परिचित हो गए हैं। इसीलिए आप देखिएगा मोदी की अब वह अपील मैं नहीं देखता हूं जो कल तक थी। मोदी डिक्लाइन कर रहे हैं, और इस डिक्लाइनिंग पोजीशन में इसको समेटने वाला अगर कोई ऐसा समूह तैयार होता है तो मैं समझता हूं जनता 2024 में उसकी तरफ मुड़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आपने हर सवाल का या हर स्थिति का बहुत साफगोई के साथ विवेचन किया।
दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अखिलेन जी को हम इसीलिए बुलाते हैं ताकि आप राजनीति के उस पहलू से परिचित हो सकें जो छूट रहा है, जिसे लोग जानबूझ करके सामने नहीं ला रहे हैं या अनजाने में सामने नहीं ला रहे हैं। इसीलिए आज हमने अखिलेन जी से वो सवाल किए, शायद जिनका आपकी ज़िंदगी से सीधा महत्व है। बताइएगा, कमेंट करके हमें शेयर कीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अखिलेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के विषय लोगों के सामने आते रहने चाहिए, जिसमें उनका दिमाग स्पष्ट हो और उनका पक्ष भी स्पष्ट हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।